हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनलॉक जीएस एकेडमी। चलिए स्टार्ट करते हैं मेंस आंसर अप्रोच का 6 सेशन, जिसमें हम यूपीएससी के जीएस के चारों पेपर को आंसर राइटिंग के द्वारा कवर करने का प्रयास करते हैं। इस सेशन में हमारी कोशिश ये रहती है कि ये क्वेश्चन तो आप सॉल्व करें, साथ ही साथ उस टॉपिक से संबंधित कोई अन्य क्वेश्चन बनता है तो उसको सॉल्व करने की स्थिति में भी आप रहें। इस सेशन में हम 4 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें से एक क्वेश्चन रहेगा भारतीय समाज खंड से, एक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे भारतीय शासन खंड से, एक क्वेश्चन हम देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था खंड का, और एक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे सुरक्षा खंड से। तो चलिए देख लेते हैं आज के क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चन नंबर 21 है। प्रीवियस 20 क्वेश्चन हम प्रीवियस 5 सीजन में कवर करा चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये क्वेश्चन जीएस पेपर 3 के अर्थव्यवस्था खंड से संबंधित है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि नीली अर्थव्यवस्था यानी कि ब्लू इकोनॉमी क्या है, आर्थिक विकास के लीवर के रूप में इसे समान रूप से और स्थायी रूप से कैसे उपयोग किया जा सकता है, इस संबंध में भारत की क्या ताकत या की स्ट्रेंथ या उसकी कमजोरियां क्या हैं, इसको आपको प्रस्तुत करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारी ये वही अप्रोच रहेगी। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देंगे, जिसमें हम ब्लू इकोनॉमी की परिभाषा दे सकते हैं। इसके अलावा इसके बॉडी स्ट्रक्चर, उसकी क्या आर्थिक विकास में वह कैसे सहायक हो सकता है, साथ ही साथ उससे संबंधित क्या स्ट्रेंथ है भारत की, क्या उसकी कमजोरियां हैं, उसको हम बॉडी में लिखेंगे। इसके अलावा उससे संबंधित कोई वे फॉरवर्ड होगा या आगे का जो निष्कर्ष होगा उसको हम निष्कर्ष में प्रोवाइड कराएंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले उसके परिचय से, जिसमें हम ब्लू इकोनॉमी की परिभाषा देंगे। इसमें हम परिभाषा के रूप में अर्थव्यवस्था के विकास और मानव की भलाई के लिए समुद्री संसाधनों के रणनीतिक एवं सतत उपयोग को संदर्भित करती है ब्लू इकोनॉमी। गुंटर पाउली की एक पुस्तक थी द ब्लू इकोनॉमी, जो कि 2010 में रिलीज हुई थी। उसने सबसे पहले ब्लू इकोनॉमी की अवधारणा को अस्तित्व में लाया। इसके अलावा ये मानव जाति की जो आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक ग्रीन अप्रोच यानी कि हरित दृष्टिकोण को प्रदान करती है। अगर हम भारत के पोटेंशियल की बात करें तो भारत में 7,500 किलोमीटर की तटरेखा है, साथ ही साथ 2.02 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर का उसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यानी कि विशेष आर्थिक क्षेत्र है, जो कि 200 नॉटिकल माइल तक होता है, जिसमें महासागर की जो क्षमताएं हैं दोहन की, वो इसमें भारत के लिए एक संभावना प्रस्तुत करता है। इसके अलावा अगर हम नीली अर्थव्यवस्था की संभावना की बात करें तो अर्थव्यवस्था के संदर्भ में अगर देखें तो इससे आय सृजन की स्थिति होगी, साथ ही साथ नौकरी के अवसर बढ़ेंगे और जो कि अंतिम रूप से आर्थिक वृद्धि में सहयोग करेगा। इसके अलावा जो ऊर्जा के नए संसाधन, दवाओं के लिए मूल्यवान रसायन और गहरे समुद्र में जो खनिज हैं उसका दोहन किया जा सकता है। साथ ही साथ ये प्रोटीन भोजन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, जिससे कि जो खाद्य सुरक्षा का विविधीकरण इससे सुनिश्चित किया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम वैश्विक जीडीपी की बात करें तो कम से कम 3 से 5% जो जीडीपी है वह महासागरों के संसाधनों से प्रोड्यूस की जाती है। यह हमने बात की नीली अर्थव्यवस्था की अर्थव्यवस्था पर संभावना की। अब हम देख लेते हैं कि सामाजिक आर्थिक विकास में इसकी क्या संभावना है। जो राष्ट्रीय सामाजिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, साथ ही साथ जो पड़ोसियों के साथ नेबर जो हमारी कंट्री है उसके साथ संपर्क स्थापित करने के लिए, उससे रिश्तों को मजबूत करने के लिए एक अभूतपूर्व अवसर भारत के लिए पैदा करती है। इसके अलावा आजीविका सृजन, ऊर्जा सुरक्षा, तटीय समुदाय के जो स्वास्थ्य का जीवन स्तर है उसको बढ़ाने में इसके द्वारा मदद की जा सकती है, क्योंकि अगर उनकी आजीविका सुनिश्चित होगी तो उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा वो हाई होगा, जिसके कारण से उनको स्वास्थ्य और जो शिक्षा के अवसर होंगे, उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के जो अवसर होंगे उनको मौजूद हो पाएंगे। इसके अलावा जो भारत के प्रयास हैं उसको सुदृढ़ करेगा, जो कि हमें 2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करना है। तो ये जो कि भारत के जो समुद्री संसाधन हैं उसका सतत प्रयोग सुनिश्चित कर पाएगा। इसके अलावा जो SDG 1 और SDG 2 है, भूख एवं गरीबी के उन्मूलन में भी SDG गोल को प्राप्त करने में ये सहयोग करेगा। इसके बाद हम इसके पर्यावरणीय लाभ की बात करें तो जो मैंग्रोव और अन्य वनस्पति समुद्र के आवास एवं ब्लू कार्बन से संबंधित 25% CO2 को अलग करने में सहायक होते हैं, जिसके कारण जो CO2 के कारण जो कि ग्लोबल वार्मिंग की जो समस्या है उसको कम किया जा सकता है। इसके अलावा जो बाढ़ एवं तूफान से जो तटीय समुदायों को जो खतरा होता है उसको रोकने में ये काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इससे उनकी सुरक्षा की जा सकती है। इसके अलावा सतत नीली अर्थव्यवस्था संयुक्त राष्ट्र के जो विकास लक्ष्य हैं, जो कि 2030 तक हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करना है। इसके अलावा पेरिस जलवायु समझौता 2015 को अचीव करना है। साथ ही साथ जो संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2017 के तहत जो भारत की प्रतिबद्धताएं हैं उनको प्राप्त करने में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
इसके अलावा इसका अगर हम उपयोगिता की बात करें तो अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में इसकी काफ़ी संभावनाएं हैं, क्योंकि टिकाऊ समुद्री ऊर्जा इससे प्राप्त की जा सकती है और जो कि सामाजिक एवं आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान देगा। और इसके अलावा ऊर्जा के जो अभी स्रोत हैं काफ़ी सीमित हैं और भविष्य में समुद्री संसाधन पर निर्भरता बढ़ने वाली है, जिसके लिए ज़रूरत है कि जो पर्यावरणीय इंजीनियरिंग है उसको बढ़ावा दिया जाए, साथ ही साथ इस क्षेत्र में मानव संसाधन को भी बढ़ाया जाए। अगर हम बात करें खनिज संपदा से संबंधित तो इसकी संभावनाओं की, तो अंतर्राष्ट्रीय जो समुद्री प्राधिकरण है, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी है, उसके अनुसार अगर हम बात करें तो मेटेलिक जो नोड्यूल्स होते हैं, सल्फाइड, कोबाल्ट रिच फेरोक्रस्ट के जो विशाल भंडार हैं, जो कि 200 नॉटिकल माइल की अगर हम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स की बात करें तो उसमें काफ़ी खनिज संपदाएं हैं, जिस खनिज संपदा को भारत के द्वारा दोहन किया जा सकता है। इसके अलावा भारत पहले से ही अनुबंध पर हस्ताक्षर कर चुका है। जापान, अमेरिका और चीन के साथ जो लीग है उसमें वह प्रवेश कर चुका है। इसके अलावा जो मत्स्य पालन की अगर हम बात करें तो सतत मत्स्य पालन अधिक राजस्व का कारण बन सकता है, जो कि आगे इकोनॉमी को बढ़ाने में सहायक होगा। अगर हम बात कर लें समुद्री परिवहन की, तो जो व्यापार किए जाने वाले का जो मार्ग है वो लगभग 80% जो व्यापार होता है वह समुद्र के माध्यम से होता है और समुद्री सेवा क्षेत्र नीली अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। अगर हम बात करें तो 2022 तक अगर बात कर लें तो इसकी $10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है। इसके अलावा भारत के पास ये एडवांटेज है कि हिंद महासागर एक व्यापार का एक प्रमुख माध्यम है, जिससे वह भारत अपने संसाधन जुटा सकता है। इसके अलावा इसके तटीय पर्यटन की भी काफ़ी संभावनाएं हैं। तटीय पर्यटन वहाँ के लोगों को, जो तट पर रहने वाले समुदायों को रोजगार प्रोवाइड कराएगा। इसके अलावा महासागर एक महत्वपूर्ण कार्बन सिंक के रूप में उपयोग किया जा सकता है, जिससे कि जो हमारे जलवायु परिवर्तन की जो संभावनाएं हैं उसको रिड्यूस किया जा सकता है। और जो महासागर का जल है, महासागर है जल का 97% को रिप्रेजेंट करता है और ये जो लिविंग जो स्पीसीज हैं उसमें 99% जो जीवन का प्रतिनिधित्व महासागर के द्वारा किया जाता है। तो इसके संरक्षण के द्वारा हम जलवायु परिवर्तन की संभावनाओं को कम कर सकते हैं। इसके अलावा ब्लू इकोनॉमी से जुड़ी जो चुनौतियां हैं उसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो सबसे बड़ी चुनौती है जो कि प्राकृतिक आपदाओं के रूप में, जो कि सुनामी, चक्रवात जैसी समस्याएं इसके सामने हैं। इसके अलावा मानव निर्मित आपदा भी हैं, जैसे कि ऑयल स्पिल्स की घटना हो जाती हैं, जो कि समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को काफ़ी नुकसान पहुंचाती हैं। इसके अलावा समुद्र जनित आतंक का खतरा, जो कि समुद्री डकैती, कच्चे तेल और नशीली दवाओं का जो अवैध व्यापार समुद्री माध्यम से किया जाता है, वो एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन के प्रभाव भी देखने को मिले हैं कि जैसे समुद्र के जो स्तर है वो बढ़ा है। इसके अलावा चक्रवात जैसी जो मौसमी घटना है उनमें भी वृद्धि हुई है, समुद्र की अम्लता में वृद्धि हुई है। इसके अलावा जो प्रमुख समुद्री धाराएं हैं उनके मार्ग में भी परिवर्तन देखने को मिला है। तो ये एक ब्लू इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। इसके अलावा समुद्री प्रदूषण से संबंधित चुनौती भी, जो कि अनौपचारिक सीवरेज है, कृषि अपवाह है और प्लास्टिक जैसे समुद्री मलबा है, वो समुद्र में प्रवाहित किया जाता है, जिससे समुद्री प्रदूषण की समस्या हमको देखने को मिलती है। इसके अलावा जो जियोपॉलिटिकल इश्यूज हैं, भू राजनीतिक मुद्दे हैं, वह काफ़ी एक चुनौती प्रस्तुत करते हैं, जैसे कि दक्षिण चीन सागर में जो चीन का विवाद है। इसके अलावा हिंद महासागर जो क्षेत्र में विभिन्न क्षेत्रों के राजनीतिक संघर्ष देखने को मिलते हैं। दक्षिण चीन सागर में 9 डैश लाइन का कॉन्सेप्ट वो हिस्टोरिकल अपना दावा प्रस्तुत करता है दक्षिण चीन सागर में चीन के द्वारा। तो ये सारी जो समस्याएं हैं, जियोपॉलिटिकल समस्याएं ये पैदा करती है। इसके अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है, अनक्लॉज यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ सीज, उसका कई बार उल्लंघन देखने को मिलता है। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती प्रस्तुत करता है। इसके अलावा उससे जुड़ी हुई चुनौतियों की अगर हम बात करें तो समुद्री संसाधनों का अत्यधिक दोहन होता है, जो कि अवैध और असूचित रूप से, साथ ही साथ अनियमित उसका निष्कर्षण किया जाता है। तो वह एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एफएओ के अनुसार 57% मछली का दोहन किया जाता है, लेकिन अगर हम बात कर लें तो 30% अति दोहन की समस्या उसमें देखने को मिली है। इसके अलावा समुद्री क्षेत्रों के निकट असतत जो विकास किया जा रहा है, कई मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं, तो वह एक बहुत बड़ी चुनौती है ब्लू इकोनॉमी के लिए। अगर इसमें हम वे फॉरवर्ड की आगे की राह की अगर हम बात करें तो एक रोजगार सृजन, समानता और पर्यावरण की भी सुरक्षा के व्यापक लक्ष्यों को ध्यान में रखकर विकास को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इसके अलावा समुद्र तल से जो खनिज खनन है उसमें प्रौद्योगिकी की आवश्यकता है और इसमें जो खनन किया जाना चाहिए वो इस तरीके का खनन होना चाहिए कि वह सतत हो।
इसके अलावा जो समुद्री इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी है, परिवहन है, शिपिंग है, संचार सेवाएं हैं, समुद्री अनुसंधान व विकास से संबंधित है, तो उससे संबंधित नॉलेज सेंटर बनाने की आवश्यकता है, जिससे समुद्री क्षेत्र में संचार सेवाओं को बढ़ावा दिया जा सके। इसके अलावा हिंद महासागर की सुरक्षा रणनीति के लिए मानवीय एवं प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए एक प्रभावी प्रतिक्रिया तंत्र स्थापित करने की जरूरत है। इसके अलावा भारत को अपने महासागरों को केवल एक जल निकाय की तरह नहीं देखना चाहिए, बल्कि उसे निरंतर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संवाद के लिए एक वैश्विक मंच के रूप में उसका उपयोग किया जाना चाहिए। इसके अलावा जो समुद्री प्रदूषण को जो स्थिति है, जिसमें कि प्लास्टिक प्रदूषण एक बहुत बड़ा खतरा है, तो उसको से निपटने का एक महत्वपूर्ण उपाय उसके अंतर्गत किए जाने चाहिए। तो ये बात की हमने ब्लू इकोनॉमी से संबंधित, जिसमें वह आर्थिक विकास में किस तरीके से सहायक होगा। उसके अलावा उससे संबंधित चुनौतियों के बारे में, उससे संबंधित आगे क्या उसकी राह हो सकती है, उसको किस तरीके से संशोधित किया जा सकता है, उसके बारे में हमने चर्चा की। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये जीएस पेपर 3 सुरक्षा खंड से है, जिसमें यह पूछा गया है कि एक फिशिंग हमला क्या है। इसके अलावा देश में साइबर सुरक्षा से कैसे समझौता करता है और उससे उसे जटिल बना देता है, और इस फिशिंग हमले से कैसे निपटा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले तो फिशिंग हमले के बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा साइबर सुरक्षा से वो किस तरीके से समझौता करता है और वो किस तरीके से उसको जटिल बनाता है साइबर सिक्योरिटी को, और उस तरीके से किस तरीके से हम उस पर निपट सकते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले फिशिंग जो हमला है उसकी डेफिनेशन से इसकी शुरुआत कर सकते हैं। इसके अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो फिशिंग हमले का तुलना में जो परिष्कृत रूप है वह फिशिंग कहलाता है। अगर हम बात करें तो फिशिंग हमले में क्या होता है, अपराधी व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करने के लिए या धोखाधड़ी से प्रतिष्ठित कंपनियों के ईमेल भेजता है, उसके माध्यम से वह व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करता है। लेकिन फिशिंग में क्या होता है, इसमें आवाज़ भी शामिल कर ली जाती है। वॉइस फिशिंग का जो संक्षिप्त अगर रूप अगर हम कहें तो वो फिशिंग के रूप में देखने को मिलता है, जिस पर फ़ोन पर वॉइस कॉल करके उसके लोगों को धोखा देने या संवेदनशील जानकारी है जो लोगों की, उसको प्रकट करने की कोशिश की जाती है, और इसका जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है कि वित्तीय लाभ प्राप्त किया जा सके। तो ये एक बहुत बड़ी साइबर फ्रॉड की समस्या है। तो इसमें हम फिशिंग अटैक से संबंधित डेफिनेशन देके इसको शुरुआत कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें हम बात कर सकते हैं फिशिंग सुरक्षा से समझौते के रूप में, कि जो ये फिशिंग है सुरक्षा से किस तरीके से समझौता करता है। अगर अपराधी द्वारा वॉइस कॉल का उपयोग करके लोगों की संवेदनशील जो जानकारी है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड है या उससे व्यक्तिगत जानकारी को उससे जुटा लेता है और उससे वित्तीय चोरी करने की कोशिश करता है। इसके अलावा जो आमने सामने अगर कॉलर होता है, कोई व्यक्ति होता है, तो उसका सत्यापन किया जाना काफ़ी आसान होता है। लेकिन अगर हम बात करें, अगर कॉलर से कोई हमसे बात कर रहा है तो उसका सत्यापन करना सीमित होता है। इसके कारण से ये काफ़ी समस्या है। इसके अलावा बैंकों की रूटिंग जानकारी इसके द्वारा प्राप्त की जा सकती है। इसके अलावा पीड़ित के जो व्यक्तिगत खाता संख्या के अगर संयोजन हो जाता है बैंकों की रूटिंग जानकारी से, तो वह जो हमलावर है, जो कॉलर है, वो आसानी से धनराशि इसकी निकाल सकता है। तो इसमें क्या होता है, जो बैंकों की जो रूटिंग जानकारी वो प्राप्त कर लेते हैं। इसके अलावा जो फ़ोन लगा के वे लोगों के व्यक्तिगत खाता संख्या और उसके को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, और इन दोनों के संयोजन से वे साइबर हमले को अंजाम देते हैं। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड की अगर वे जानकारी प्राप्त कर लेते हैं तो वे उससे शॉपिंग कर सकते हैं, और इससे अलावा जो अवांछित ऋण या निवेश प्रस्ताव देते हैं लोगों को, जिसके कारण से लोग बाग अपनी वित्तीय जानकारियां उनको आसानी से शेयर कर देते हैं। इसके अलावा इनकी जो टारगेट जो सबसे ज़्यादा रहता है वो मेडिकेयर या सामाजिक सुरक्षा घोटालों में अगर देखा गया है, जो हमलावर क्या करते हैं, बीमार या बुजुर्ग लोगों पर ज़्यादा फोकस करते हैं, उनको निःशुल्क सामाजिक सुरक्षा का लालच देते हैं, जिसके कारण से उनके पास जो उनकी वित्तीय जानकारी है उसको आसानी से प्राप्त कर लेते हैं और उससे वित्तीय चोरी का ये काम करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो किस तरीके से इससे निपटा जा सकता है। सबसे पहले तो पहचान को सत्यापित करके। इसके अलावा जो रजिस्ट्री को परेशान ना करें, जैसे कि नेशनल डू नॉट कॉल जो रजिस्ट्री है उसमें फिशिंग कॉल की संख्या को कम किया जा सकता है। जैसे कोई व्यक्ति अपने फ़ोन में डू नॉट कॉल रजिस्टर कर देता है तो उस पर इस तरीके के कॉल आने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। इसके अलावा जो उसमें संकेत दिए जाते हैं, जैसे कि आपको किसी की को दबाने के लिए उसमें कहा जाता है या कोई शब्द बोलने के लिए कहा जाता है, तो इन संकेतों का आपको जवाब नहीं देना चाहिए। उसका जो स्वचालित फिशिंग कॉल होते हैं उसमें बटन दबाने या सवाल देने से आपको इनकार कर देना चाहिए।
और अगर फिर भी अगर किसी ने जानकारी दे दी है तो उसको तुरंत ही अपना कार्ड को ब्लॉक कराया जाना चाहिए। साथ ही साथ जो संबंधित बैंक है उस संस्थान से संपर्क किया जाना चाहिए और उसकी कंप्लेंट रजिस्टर्ड की जानी चाहिए। और कभी भी जो रिमोट कंप्यूटर हैं उनको एक्सेस नहीं कर देना चाहिए, जैसे कि आपके टीम व्यूअर जैसी ऐप हैं उनको यूज नहीं करने देना चाहिए। इसके अलावा जो कि संदिग्ध घटनाओं की जो हो जाता है, फ्रॉड हो जाता है, तो उसके बाद घटनाओं को रिपोर्ट कराया जाना काफ़ी आवश्यक है, जिससे भविष्य में इस तरीके की घटनाओं को रोका जा सके। कई बार देखा गया है कि लोग इस तरीके की घटनाओं को रजिस्टर्ड ही नहीं कराते। इसके अलावा अगर हम इसके निष्कर्ष की बात करें तो फिशिंग और ऑपरेशन जो अटैक को रोकने के लिए अभी कोई प्रभावकारी तकनीक नहीं है, क्योंकि ये फ़ोन पर आसानी से किया जा सकता है, तो इसको रोकने में अभी थोड़ी समस्या है। इसके अलावा संगठन को कॉल को सुनने एवं हमले को पता लगाने के लिए एक चेतावनी संकेतों की एक तरीके से खोज करनी चाहिए और उसके बारे में लोगों को अवेयर करना चाहिए, जिससे इस तरीके के हमले को रोका जा सके। और साथ ही साथ लगातार इसके बारे में लोगों को अवेयर करना चाहिए, जिससे उस तरीके के कॉल उनके पास आए तो उसको वह किस तरीके से डील करे उसके बारे में जानकारी उनको प्रोवाइड करानी चाहिए। इसके अलावा इस तरीके के कुछ कॉन्टैक्ट पॉइंट्स बनाने चाहिए, जिससे इस तरीके का उनके साथ अगर कोई फ्रॉड होता है तो वह तुरंत इसकी जानकारी उनको प्रोवाइड करा सके। तो ये हमने क्वेश्चन डिस्कस किया फिशिंग अटैक से संबंधित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये जीएस पेपर 2 गवर्नेंस से संबंधित है, जिसमें यह कहा गया है कि जो नागरिक चार्टर है वह संगठनात्मक पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व का एक आदर्श उपकरण है, परंतु इसकी अपनी परिसीमाएं हैं, लिमिटेशंस हैं। परिसीमाओं की पहचान कीजिए। साथ ही साथ नागरिक चार्टर की अधिक प्रभाविता के लिए आपके द्वारा क्या उपाय सुझाव दिए जाएंगे वह आपको इसमें बताना है। तो सबसे पहले हम इसका जो इंट्रोडक्शन की शुरुआत करेंगे इसके नागरिक चार्टर की परिभाषा से कर सकते हैं। नागरिक घोषणा पत्र एक ऐसा व्यवस्थित दस्तावेज है जो किसी संगठन को नागरिक केंद्रित बनाता है। इसका जो उद्देश्य है मुहैया कराई जा रही जो सेवाएं हैं के संबंध में गैर भेदभावपूर्ण वितरण एवं गुणवत्ता, शिकायत निवारण तंत्र, साथ ही साथ पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व की प्रतिबद्धता को इसके द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। इसके अलावा जो सेवा प्रदाता है और सेवा प्राप्त करने वाला है उसको संतुष्ट कर जो स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा है उसका निर्माण करने में ये एक महत्वपूर्ण माध्यम है। तो ये एक तरीके का दस्तावेज होता है जिसमें सेवा प्रदाता द्वारा इसमें स्पेसिफाई किया जाता है कि कौन कौन सी सेवाएं नागरिकों को प्रोवाइड कराई जाएंगी और उसके लाभार्थी कौन कौन होंगे। इसके कारण से इसमें एक पारदर्शिता सुनिश्चित करने की कोशिश की जाती है। अगर हम इसकी बात करें तो इसकी क्या क्या परिसीमाएं हैं, क्या क्या इसकी लिमिटेशन है। संगठन में भ्रष्टाचार एक काफ़ी बड़ी इसकी सीमा है जो कि सेवाओं के मानदंड हैं उसके निष्पादन एवं निष्पक्षता पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। इसके अलावा सिविल सेवकों का जो सेवा दृष्टिकोण का अभाव देखने को मिलता है। जो पारदर्शिता की जो संस्कृति है, कार्य संस्कृति को विकसित करने में अभी असफलता देखने को मिली है। अगर हम बात करें पारदर्शिता की तो वो डॉक्यूमेंट पर नागरिक जो चार्टर के द्वारा तो सुनिश्चित कर ली गई है, लेकिन अगर हम गवर्नमेंट विभागों की अगर बात करें तो वहाँ की कार्य संस्कृति में अभी पारदर्शिता विकसित करने में अभी असफलता है। इसके अलावा जो प्रशासनिक कर्मी हैं उसके जनसंपर्क पक्ष काफ़ी कमज़ोर है। जो नागरिकों की जो संबंधित अपेक्षाओं के अनुरूप नागरिक चार्टरों का निर्माण नहीं किया जाता, तो ये एक इसकी काफ़ी बड़ी चुनौती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो उच्चतम और अधीनस्थ जो संबंध की जो दृढ़ता है संगठन में वह टीम भावना कम होना, साथ ही साथ उसमें जो सोपान क्रम है संगठन के अंतर्गत वह इसकी काफ़ी बड़ी सीमा इसमें प्रस्तुत करता है। इसके अलावा भारत में जो उपभोक्ता जागरूकता है, लोगों को अपनी जागरूकता ही नहीं है कि उनके क्या अधिकार हैं। इसके अलावा उनकी चेतना में कमी होने से इस पर काफ़ी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा जो सिविल सेवक होते हैं उनमें एक शासक वर्ग की भावना देखने को मिलती है, उनमें जन सेवा का भावना कम देखने को मिलती है। ये भी एक इसकी बहुत बड़ी सीमा है। अगर हम इसकी बात करें कि इसकी प्रभाविता बढ़ाने के लिए क्या क्या इसमें उपाय किए जा सकते हैं, तो उपभोक्ताओं में नागरिक चार्टर, साथ ही साथ जो सूचना का अधिकार है और जनसंपर्क जो मुद्दे हैं उसके प्रति जागरूकता को बढ़ाया जाना चाहिए। इसके अलावा जो सिविल सेवक हैं उनकी जो शासक वर्ग वाली जो मानसिकता है उसको निकाल कर जन सेवा उन्मुख उनको बनाया जाना चाहिए। इसके अलावा जो संगठन के अंदर पद सोपान दृढ़ता है कि अधीनस्थ और उच्चतम की जो पद सोपान है उसको दूर करके टीम संस्कृति को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जिससे सभी लोग एक
समान रूप से उसमें भागीदारी कर सकें। इसके अलावा निजी क्षेत्र के जो निष्पादन मूल्यांकन को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। विश्व भर के जो श्रेष्ठ अनुभव हैं उनका तुलनात्मक विश्लेषण किया जाए और भारत के अनुसार वो किस तरीके से बेहतर इसमें शामिल किए जा सकते हैं उसके द्वारा उसमें एक बेहतर नागरिक चार्टर तैयार किया जाना चाहिए। जो नागरिक चार्टर की जो आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर कुछ महत्वपूर्ण विषयों को जैसे कि जो सिविल सेवा की आचार संहिता है उसमें भी शामिल किया जा सकता है। और जो संगठनों के जो निष्पादन मूल्यांकन है उसमें सेवा वर्गों की भागीदारी को भी महत्व दिया जाना चाहिए। तो ये हमने क्वेश्चन डिस्कस किया नागरिक चार्टर से संबंधित। जो हमने प्रभाविता बढ़ाने के जो उपाय डिस्कस किए ये काफ़ी जनरल पॉइंट हैं। इनको आप गवर्नेंस के दूसरे जो पॉइंट्स हैं जिसमें आप में पूछा जाए कि प्रभाविता बढ़ाने के क्या उपाय हो सकते हैं तो उनको भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये जीएस पेपर 1 भारतीय समाज खंड से है जिसमें ये पूछा गया है कि हमारे देश में महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण अनिवार्य रूप से उनके सामाजिक सशक्तिकरण में तब्दील नहीं होता, आलोचनात्मक इसका परीक्षण करना है। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो महिलाओं का जो आर्थिक रूप से वह सशक्तिकरण होता है वह सामाजिक सशक्तिकरण में वैसे परिवर्तित हो जाता है, लेकिन भारत के अगर कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो वह भारत में ऐसा क्यों नहीं होता इसके बारे में आपको बताना है। इसका आपको आलोचनात्मक परीक्षण करना है, इसके आपके पक्ष और विपक्ष के बारे में इसमें बात करना है। अगर हम इसमें बात कर लें इसके इंट्रोडक्शन के रूप में तो परिचय के रूप में अगर हम लिखेंगे कि महिला सशक्तिकरण उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र एवं आत्मनिर्भर सकारात्मक सम्मान के साथ उनको सक्षम बनाना है, तो ये महिला सशक्तिकरण की डेफिनेशन है जिसमें उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र, साथ ही साथ आत्मनिर्भर, साथ ही साथ सकारात्मक सम्मान के साथ उनको सक्षम बनाना है ताकि वे किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए सक्षम हो। लेकिन जो समाज के फिर हम इसमें इस तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन समाज के कुछ रीति रिवाज हैं, पुरुषों की जो भर्ती आय है, साथ ही साथ नौकरी लिंग आधारित भेदभाव जो है उससे इनके सामने काफ़ी चुनौतियां प्रस्तुत होती हैं। तो इसमें अगर हम महिला सशक्तिकरण को अगर बांटने की कोशिश करें तो केवल आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना ही केवल महिला सशक्तिकरण नहीं है, इसके अलावा आत्मनिर्भर और सकारात्मक सम्मान के साथ उनको सक्षम बनाना भी एक महिला सशक्तिकरण का पार्ट है। इसी को देखते हुए हम आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिसमें आर्थिक उत्थान कैसे महिला सशक्तिकरण करेगा उसके पक्ष में हम कुछ पॉइंट देंगे। इस पर फर्स्ट में बात की गई है कि जब उनको उनके कार्य का आर्थिक मूल्य मिलने लगता है तो उनकी स्वतंत्रता एवं घरेलू शक्ति के रूप में वह सशक्त हो जाती हैं। इसके अलावा जो घर के भीतर एवं बाहर महिलाओं की जो आर्थिक स्थिति है उसके जेंडर संबंधों में फर्क पड़ने लगता है जब महिला आर्थिक रूप से सक्षम होती हैं। इसके अलावा जो आर्थिक विकास व महिला सशक्तिकरण के बीच में एक द्विपक्षीय संबंध है। अगर हम इसे आर्थिक विकास के घटकों के रूप में देखें तो महिलाओं की क्षमता में सुधार करके उसको महिला सशक्तिकरण को बढ़ाकर आर्थिक विकास को सुनिश्चित किया जा सकता है। विशेष रूप से अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य, शिक्षा और कमाई के अवसर, अधिकार एवं राजनीतिक में अगर उनकी भागीदारी होगी तो जिससे उनकी सशक्तिकरण होगा और वे देश के आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा पाएंगी। तो ये हमने इसमें बात की कि किस तरीके से आर्थिक उत्थान होने से महिला सशक्तिकरण सुनिश्चित किया जा सकता है। लेकिन अगर हम बात करें तो मैकेंसले अगर ग्लोबल अध्ययन रिपोर्ट की बात करें तो भारत में 2025 तक जीडीपी में 16 से 60% तक वृद्धि की जा सकती है यदि महिलाएं पुरुष के बराबर जो आर्थिक गतिविधियों में पार्टिसिपेट करने लगें। लेकिन इसको जो उनकी पार्टिसिपेशन को रोकने के 3 प्रमुख कारण हैं जिसमें महिलाओं की भूमिका सीमित हो जाती है कि समाज में मजबूत लिंग भेदभाव है। इसके अलावा अगर समाज में अगर पुरुषों की आय बढ़ती है तो ऐसा माना जाता है कि पुरुषों की आय अधिक होने के कारण महिलाओं को काम नहीं करना चाहिए। कई समाजों में इस तरीके की मान्यता है। इसके अलावा महिलाओं को गुणवत्तापूर्ण रोजगार नहीं मिल पाता जो कि उनके आर्थिक सशक्तिकरण में बाधा उत्पन्न करते हैं। इसके अलावा ज़रूरत है कि आर्थिक तो हो ही, साथ ही साथ उनकी सामाजिक एवं राजनीतिक रूप से भागीदारी भी सुनिश्चित की जा सके क्योंकि आर्थिक रूप से ही सशक्त होने से उनका सशक्तिकरण नहीं हो सकेगा। इसके अलावा अगर हम अन्य बाधाओं की अगर बात करें कि जो सशक्तिकरण में बाधा उत्पन्न करते हैं आर्थिक के अलावा, जो कि अपराध की अगर बात करें तो महिलाओं के खिलाफ अपराध उनकी गतिशीलता में बाधा बनता है, वह एक शहर से दूसरे जाने में वह कतराती हैं। इसके अलावा दूसरे अगर हम बात करें तो 2007 से 16 के बीच में एनसीआरबी की रिपोर्ट की बात करें तो महिला अपराध 83% बढ़े हैं जो कि एक प्रमुख चिंता का विषय है। इसके अलावा थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन का एक सर्वे हुआ
जिसमें ये बताया कि भारत महिलाओं के लिए सबसे खतरनाक देश के रूप में है। इसके अलावा मी टू मूवमेंट जो हुआ था उसने ये उजागर कर दिया, सारी परतें खोल कर रख दी कि ज़्यादातर महिलाओं ने नौकरी खोने के डर से अपने खिलाफ यौन उत्पीड़न पर चुप रही। तो ये बात की हमने अपराध से संबंधित, और दूसरी जो सामाजिक बाधाएं भी उनके समक्ष हैं, जैसे कि विवाहित जो महिलाएं हैं, कई धर्मों एवं संस्कृतियों में उनको काम करने की अनुमति नहीं दी जाती। इसके अलावा समाज का जो पितृसत्तात्मक जो रवैया है वह भी उनके कार्य करने में अवरोध उत्पन्न करता है। अगर हम पब्लिक अफेयर्स सेंटर के आंकड़ों की बात कर लें तो दिल्ली में 1000 में से लगभग 196 महिला ही कर्मचारी हैं, जबकि नागालैंड की अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो मातृवंशीय समाज है, मात्रात्मक वहाँ पर समाज है, वहाँ पर भी 1000 में से केवल 500 महिलाएं ही देखने को मिली। तो जब तक इन सामाजिक बाधाओं को दूर नहीं किया जाएगा तब तक उनके आर्थिक सशक्तिकरण करने से केवल उनका सशक्तिकरण नहीं हो पाएगा। और अगर हम बात करें अवैतनिक देखभाल की, तो अगर उनको घरों में अवैतनिक रूप से कार्य करना पड़ता है। अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात कर लें तो वहाँ के पीने के पानी, रसोई गैस जैसी बुनियादी सुविधाओं का वहाँ पर अभाव है, जिससे उनको इन बुनियादी सुविधाओं को जुटाने के लिए भी मशक्कत करनी पड़ती है और उसकी सारी जिम्मेदारी महिलाओं के ऊपर ही होती है। इसके अलावा जो परिवार में जो निश्चित जेंडर की भूमिका सुनिश्चित कर दी गई है, अगर उन्हें करियर एवं घर कार्य में से अपने किसी एक को प्रेफरेंस देनी हो तो उनको अपने घर कार्य को प्राथमिकता देनी पड़ती है। साथ ही साथ भारत में अगर पितृत्व अवकाश की बात करें, पैटर्निटी लीव की बात करें, साथ ही साथ लैंगिक शिक्षा को मुख्य धारा में लाने की अगर बात करें तो इस तरीके की अवधारणाएं अभी मीलों दूर दिखाई पड़ती हैं। इसके अलावा लिंग मजदूरी अंतर भी देखने को मिलता है। समान कार्य के लिए असमान वेतन दिया जाता है। अगर हम 2018 की एक सरकारी रिपोर्ट की बात करें तो जो मजदूरी अंतर था लगभग 30% उसमें अंतर था, और जो महिलाओं के पास समान उत्तराधिकार का भी अधिकारों का अभाव देखने को मिलता है, जो कि नारी की गरीबी की समस्या के रूप में प्रदर्शित होता है। इसके अलावा अनौपचारिक क्षेत्र की अगर बात कर लें तो वहाँ पर आर्थिक रूप से महिला सक्रियता ज़्यादा है और वहाँ पर अनौपचारिक वे क्षेत्र होने के कारण वे कई लाभों से वंचित हैं। अगर हम बात करें आगे की इसकी राह की, वे फॉरवर्ड की, तो इसमें जो महिलाओं के लिए जो कानून है, अगर उनको आर्थिक जिम्मेदारी कोई दी जाती है, ऑफिस में उनको दिया जाता है, तो उनके कानून का क्रियान्वयन, जैसे कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न निषेध अधिनियम है 2013, जो कि विशाखा गाइडलाइन को ही एक कानून के रूप में 2013 में प्रतिबद्ध किया गया। और इसके अलावा जो मातृत्व लाभ अधिनियम है उसके क्रियान्वयन को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इसके अलावा जो परिवार है, स्कूल है और कार्यस्थल है, यहाँ पर लिंग संवेदीकरण की शिक्षा दी जानी चाहिए। महिलाओं को रोजगार देने के लिए कंपनियां हैं उनको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, और पैटर्निटी लीव, पितृत्व अवकाश का प्रावधान जल्द से जल्द किया जाना चाहिए। कड़े कानूनों द्वारा जो लिंग मजदूरी अंतर है, जो 30% का अगर हमने अंतर की बात करें 2018 की सरकारी रिपोर्ट के अनुसार, तो उस लिंग मजदूरी अंतर को दूर करने के लिए कड़े कानून बनाए जाने चाहिए। नौकरी में औपचारीकरण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, और अगर जब तक बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है तब तक अनौपचारिक क्षेत्रों में ही उनको लाभ प्रोवाइड कराने चाहिए। तो यह हमने उनके आगे की राह के बारे में देखा। अगर हम इसके निष्कर्ष की बात करें तो लैंगिक अधिकार व न्याय के मुद्दों को संबोधित करने के लिए आर्थिक लाभ समय की मांग है, लेकिन वह केवल आर्थिक मांग से ही वह समस्या दूर नहीं हो सकती। महिलाओं की सशक्तिकरण केवल आर्थिक संदर्भों में ही दूर नहीं हो सकती, क्योंकि समाज में जो मुद्दे हैं उन्हें दूर करने की जरूरत है। साथ ही साथ समाज का जो पितृसत्तात्मक रवैया है उसको भी दूर करने की जरूरत है। इसके लिए जरूरत है कि समाज में बदलाव किया जाए, उनके प्रति जागरूकता पैदा की जाए। इसके अलावा राजनीतिक भागीदारी भी महिलाओं की सुनिश्चित की जाए, जिससे कि वह अपने लिए समाज में एक विशेष स्थान बनाने में कामयाब हो सके। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया भारतीय समाज खंड से। इन क्वेश्चन की जो हैंड रिटन पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इसी तरीके के सेशन हम आपके बीच में लाते रहेंगे। प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब द अनलॉक जीएस एकेडमी। थैंक यू।